तो मैग्नेटिज्म के प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पेयर्स लॉ स्टार्ट किया था और एम्पेयर्स लॉ के कई सारे एप्लीकेशन हमने देखे थे और ये देखा था कि एम्पेयर्स लॉ क्या होता है और किस तरीके से यूज़फुल है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स भी एम्पेयर्स लॉ का यूज़ करके कैलकुलेट किए थे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे कुछ और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो हमने एम्पेयर लॉ में ये देखा था कि B.dl इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड वगैरह क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि B इज़ ड्यू टू ऑल द करेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो होता सभी की वजह से, चाहे वो करंट लूप के अंदर हो या लूप के बाहर हो यहाँ पे। लेकिन जो सर्कुलेशन है टोटल, वो सर्कुलेशन सिर्फ मैटर करता है सिर्फ अंदर वाले करंट से। B शुड बी कांस्टेंट, शुड नॉट वेरी विथ टाइम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप पे वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी करता है तो उसके अलग इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में देखेंगे कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज़ वैलिड व्हेन B इज़ कांस्टेंट, इट इज़ स्टेडी, इट इज़ नॉट वेराइंग विथ टाइम। जो I का साइन होता है यहाँ पे, साइन ऑफ I इज़ डिसाइडेड बाय टेकिंग अ पॉजिटिव सेंस ऑफ द लूप। एक लूप का सेंस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सर्कुलेशन का सेंस कि किस सेंस में हमें सर्कुलेट करना है, एंड राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करके कौन से करंट पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है उनको डिसाइड करते हैं। एम्पेयर्स लॉ कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन सिमेट्रिकल सिचुएशंस। तो हमने वो सिमेट्रिकल सिचुएशंस लास्ट क्लास में देखी थी कि किन किन के लिए हम एम्पेयर्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉल्वैंड। तो सॉल्वैंड वैसे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है सॉल्वैंड का मैग्नेटिक फील्ड, और एक फाइनाइट सॉल्वैंड के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था अंदर के पॉइंट पे, और लॉन्ग सॉल्वैंड आइडियल के लिए भी किया था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग एम्पेयर्स लॉ का यूज़ करते हुए आइडियल लॉन्ग सॉल्वैंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशंस करेंगे। तो सपोज दिस इज अ सॉल्वैंड, इसमें मैंने जो वायर की टर्निंग है वो यहाँ पर नहीं दिखा रखी है। तो वायर की टर्निंग यहाँ पर इस तरीके से टर्न्स यहाँ पर वायर के बने होंगे एक के बाद एक, और टाइट वाइंडिंग होगी यहाँ पे। टाइट वाइंडिंग का मतलब है कि जो टर्न्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे। तो अगर क्लोज होंगे तो मैं उसको फिर आइडियल बोलूँगा यहाँ पे। और सपोज़ यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग और इनफाइनाइट सॉल्वैंड। तो लॉन्ग और इनफाइनाइट सॉल्वैंड में यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं अंदर के किसी पॉइंट पे यहाँ पे, और उसमें हम कुछ सर्टेन अजम्पशंस लेंगे। उन अजम्पशंस को यूज़ करके वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉल्वैंड इनसाइड अ पॉइंट। अब होता है यहाँ पे ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज़ यहाँ पे ये जो वायर्स है, वायर्स की वाइंडिंग कुछ इस तरीके से है। तो वायर्स की वाइंडिंग अगर कुछ इस तरीके से है तो आप देखोगे कि करंट जो है सरफेस पे ऐसे फ्लो हो रहा होगा। यहाँ से करंट जो है एक तरीके से अंदर की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो इस प्लेन में से अंदर की तरफ जा रहा होगा, और फिर यहाँ से वो एक तरीके से बाहर आ रहा होगा। यहाँ से अगर अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर होता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर यहाँ से बाहर आ रहा है, यानी कि करंट अगर यहाँ से बाहर आ रहा है तो फिर यहाँ से नीचे से ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ वो दिखाई देगा इस तरीके से। तो सपोज़ ऊपर से करंट, अगर ऊपर वाले पोर्शन से अगर करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ से अगर करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे वायर में, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर लो, फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन मिलेगा करंट का। करंट ऐसे यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर आया, यहाँ से फिर वो अंदर चला गया। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से अगर आप फिंगर्स को कर्ल कर लो, एक इस तरीके के लूप यहाँ बन रहे होंगे, यहाँ से करंट ऐसे बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके की डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बनने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो जब हम एक्सिस का पॉइंट लेते हैं तो एक्सिस पे तो एक्सिस के अलोंग हो जाता है सपोज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक्सिस के ऊपर नीचे जाते हैं तो थोड़ा कर्व होता है वो। लेकिन उस कर्व को हम ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हैं जब हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो कर्व होगा, लेकिन उस कर्व को वी आर गोइंग टू नेगलेक्ट, और ऑलमोस्ट यहाँ पर स्ट्रेट टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अज्यूम कर सकते हैं कि जो लाइन्स हैं वो लाइन्स अभी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, लाइन्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट टाइप की हैं, और उसके बाद यहाँ से वो बाहर निकल रही है इस तरीके से, लाइन्स आर गोइंग आउटसाइड। इस तरीके से सिमेट्रिकली नीचे भी हो रहा होगा यहाँ पे। तो लाइन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे बिल्कुल एक्सिस के अलोंग जा रही होंगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लाइन्स बाहर निकल रही है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से घूम करके आ रही है, इन्फिनिटी से जाके टर्न लेकर के, और उसके बाद में फिर वो यहाँ तक पहुँच रही है।
लेकिन ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी और पहले से घूम करके आ रही होगी, तो ये सब के सब यहाँ पर घूम करके ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर, और ये पूरा क्लोज टर्न बना रहे हैं, ये पूरा घूम करके आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा क्लोज टर्न बना रहे हैं। इस तरीके की आप बहुत सारी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ एज मैनी एज लाइन्स यू कैन, बहुत सारी लाइन्स इस तरीके की आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ऑल दिस लाइन्स आर टर्निंग लाइक दिस, उस तरीके से यहाँ पर ये सब के सब जो लाइन्स हैं वो लाइन्स यहाँ पर टर्न ले रहे होंगे, तो लाइन्स आर टर्निंग लाइक दिस। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से टर्न लेकर के वापस से यहाँ पर इनवर्ड इधर मूव कर जाता है इसमें। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि जितनी भी लाइंस हैं, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो सभी लाइंस इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर इस छोटे से क्रॉस सेक्शन पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो सभी के सभी लाइंस, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्रोड्यूस कर रहा है, सब इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ बाहर अगर देखूँ यहाँ पर, तो बाहर में ये जो लाइंस है वो इनफाइनाइट स्पेस में यहाँ पर फैल जा रही है। तो बाहर में जो लाइंस है वो इनफाइनाइट स्पेस में यहाँ पर फैल जा रही है। तो इसका मतलब है कि बाहर लाइंस की जो डेंसिटी है वो रिलेटिवली बहुत ही कम है। तो बाहर जो लाइंस की डेंसिटी रिलेटिवली बहुत कम है, अंदर जो लाइंस की डेंसिटी है ऑब्वियस है कि उसके कंपैरिजन में तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइंस की डेंसिटी है। बाहर तो लाइंस को इनफाइनाइट स्पेस यहाँ पर मिल रहा है इस तरीके से टर्न होने के लिए, लेकिन अंदर जो है, अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइंस को हम स्ट्रेट मान रहे हैं, यूनिफॉर्म टाइप का मान के चल रहे हैं, और बहुत छोटे से एरिया में वो सारी की सारी लाइंस पास हो रही है। तो एक कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ लाइंस इनसाइड द solenoid इज मच ग्रेटर देन आउटसाइड। बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम है इसमें, तो ऑब्वियसली कि बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बहुत कम बोला जा सकता है। बी आउटसाइड इज़ मच लेस देन बी इनसाइड, अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। तो एक तरीके से ये हमारा अजम्पशन हो गया, और इस अजम्पशन में अब थोड़े से हम और यहाँ पर अजम्पशंस ऐड करेंगे, और एक तरीके से हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को नेगलेक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड। तो आउटसाइड को वी विल नेगलेक्ट। तो इस अजम्पशन को आपको ध्यान में रखना होगा। इस अजम्पशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कि बी आउटसाइड वी आर ऑलमोस्ट टेकिंग इट एज 0। तो बी आउटसाइड को हम यहाँ पर 0 अज्यूम कर रहे हैं, और सिर्फ बी इनसाइड को अज्यूम करेंगे यहाँ पर इसमें। तो एक तो अजम्पशन यहाँ पर ये हो गया, सपोज दिस इज अजम्पशन नंबर 1। और दूसरा अजम्पशन यहाँ पर हम लेंगे कि अंदर क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, तो उस क्रॉस सेक्शन में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सिस से ऊपर नीचे वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, हर तरीके से आप यूनिफॉर्म मान सकते हो। और जनरली हमारी ये जो अजम्पशंस है वो सेंट्रल रीजन के लिए, बीच का जो सेंट्रल रीजन है उसके लिए ज़्यादा ट्रू होते हैं। और जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं, ऑलरेडी हमने पहले भी देखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड फिर ऑब्वियस है कि वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो यूनिफॉर्मिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल रीजन में। तो ये जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो रिजल्ट अगर कोई फाइनाइट सॉलोनॉइड है तो उसके लिए भी सेंट्रल रीजन में ऑलमोस्ट वहाँ पे उसके एक्सेस के आसपास ट्रू माना जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग सॉलोनॉइड के, तो हम ये मान के चलते हैं कि अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे सेकंड अजम्पशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, बी इनसाइड इज़ यूनिफॉर्म, या फिर आप ऐसे कह लो कि हम कुछ ऐसी जगह कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक बी इनसाइड एज यूनिफॉर्म। तो बी इनसाइड यूनिफॉर्म, दिस इज सेकंड अजम्पशन। फर्स्ट अजम्पशन बी आउटसाइड इज इक्वल टू 0। इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए मैं अब नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो कई बार आप देखोगे बुक्स में आपको मैग्नेटिक ये जो सॉलोनॉइड है वो सॉलोनॉइड कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ मिलेगा। जैसे ऊपर में अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो नीचे में करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखाते हुए करंट, ये जो डायग्राम्स है, कई बार ये डायग्राम्स बनाए जाते हैं। सपोज़ ये जो ऊपर करंट है ये बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो ऊपर में अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो नीचे में यहाँ पर ये इनवर्ड मूव कर रहा होगा करंट। तो कई बार सॉलोनॉइड को आप इस तरीके से भी एक इजी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा सकते हो सॉलोनॉइड का। अब आप यहाँ पर जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, मैं कुछ ही जगह दिखा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड
को कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म दिखाया गया। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। हमें कुछ लूप ऐसा लेना पड़ेगा जिस पे कि हम सर्कुलेट करते समय बी डॉट डी एल कैलकुलेट कर पाएँ और वो हमारे लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल होगा तभी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो जो यहाँ पर लूप लिया जाता है वो लूप यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का लोगे। तो एम्पियरियन लूप विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर लूप। तो कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे। अगर मैं प्रीवियस डायग्राम में देखूं तो प्रीवियस डायग्राम में हो सकता है उतना अच्छा नहीं दिख पाएगा यहाँ पर, इसीलिए वो डायग्राम बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि प्लेन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसी प्लेन में यहाँ पर सपोज ये लूप है और इस लूप के जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड जो है वो एक्सिस के अलोंग है और ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। तो ये दोनों जो साइड हैं वो अलोंग द एक्सिस है और ये दोनों साइड जो है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। कुछ इस तरीके का लूप है, इसके ऊपर हम यहाँ पर मूव करना चाहते हैं। इस लूप पे वी आर गोइंग टू सर्कुलेट। तो जब इस पर मैं सर्कुलेट करूँगा तो सर्कुलेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर रख लेते हैं। सपोज मैं इस लूप पे कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सर्कुलेट इन दिस फैशन ऑन दिस लूप। और फिर मैं लूप की जो लेंथ वगैरह सपोज इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से दिस लेंथ इज इक्वल टू एल। और सपोज ये जो लेंथ है इस लेंथ को मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ दिस इज़ एम। तो एल और एम यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर लूप के साइड्स हो गए इसमें। अब इस पर मुझे सर्कुलेट करना है, मैं इसको कुछ नाम यहाँ पे देता हूँ। सपोज दिस लूप इज पी क्यू आर एस। तो एम्पियर्स लॉ आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो आपने रेक्टेंगुलर लूप इसलिए लिया है क्योंकि जो लाइंस हैं वो सीधी सीधी हैं। लाइंस अगर घूम रही होती, कर्व होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लूप लेते हैं। जैसे सर्कुलर लूप लिया था अब तक तो ज़्यादातर केसेस में, यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया। तो लूप का जो डिसीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखते हुए किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके का है। तो ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये जो बी डॉट डी एल, दिस इज बी नॉट आई इनक्लोज्ड। बी डॉट डी एल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको P से स्टार्ट करके वापस P तक आना है। सपोज आप P से स्टार्ट कर रहे हो और वापस P तक आ रहे हो। तो इसमें अब यहाँ पर मैं स्ट्रेट सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सपोज P से Q का बी डॉट डी एल, फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे Q से लेकर के R तक का, यहाँ पर हो जाएगा Q से लेकर के R तक का, मैं इसको अब लिख नहीं रहा हूँ आगे। फिर उसके बाद में R से लेकर के S तक का बी डॉट डी एल, फिर उसके बाद में S से लेकर के P तक का बी डॉट डी एल। तो P से Q का अगर आप करोगे तो B यूनिफॉर्म मान के चल रहे हो आप यहाँ पे, और जिधर चल रहे हो उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो B इंटू एल हो जाएगा। जब आप Q से R जा रहे हो तो Q से R में या तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कुछ हिस्से के अंदर, या फिर अंदर में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो आपका Q से R जब आप जा रहे हो परपेंडिकुलर जा रहे हो तो बी डॉट डी एल फिर जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर R से S की तरफ जा रहे हो तो B जीरो हो गया हर जगह पे, तो जीरो हो जाएगा। फिर आप जब S से P की तरफ आ रहे हो तो अगेन वही जीरो और परपेंडिकुलर की बात हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखोगे मी नॉट आई इनक्लोज्ड। कैसे लिखोगे? तो इसके अंदर आप देखो कितने टर्न्स यहाँ पर आ गए, और हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल n से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, उसको आप यहाँ पर इस लेंथ L से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टर्न्स से यहाँ पर ये आ गया, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एम्पियरियन लूप। और हर एक टर्न में कितना करंट है, तो करंट तो वही रहेगा I। तो ये टोटल करंट हो गया जो कि इस लूप से इनक्लोज हो रहा है। तो बाकी अब यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन, तो L और L कैंसिल हो जाएंगे और B का वही आंसर मिल जाएगा जो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करके कैलकुलेट किया था और उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाया था फाइनली। तो यहाँ पर वही अप्रॉक्सीमेशंस अजम्पशंस पहले लग चुके हैं एक तरीके से। तो उन दो अजम्पशंस का हमने यूज़ किया है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर ये B कैलकुलेट किया है। और जनरली जो बोर्ड एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें आप इसी मेथड को यूज़ करो, क्योंकि जनरली वो इंटीग्रेशन प्रेफर नहीं करेंगे, और अगर लिखा भी हो सकता है कि एम्पियर्स लॉ का यूज़ करो, नहीं भी लिखा हो तो आप फिर इस मेथड का यूज़ करो। एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके बहुत जल्दी हो जाता है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलोनॉइड, और बाकी सब कुछ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस, लेंथ, करंट, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स तो वही होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल B डॉट डी ए कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर B कांस्टेंट है तो सिंपली एरिया से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है।
तो सपोज दिस इज़ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में यहाँ पर ये इस तरीके से ये टर्न्स होंगे यहाँ पर इसमें, और इसमें जो करंट है वो करंट आप आई की इक्वल अज्यूम कर रहे हो। तो अब आप एक सिंगल टर्न को ले लो कि वो सिंगल टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है फ्रॉम अ सिंगल टर्न, एक सिंगल टर्न से यहाँ पे कितना फ्लक्स पास हो रहा है आप उसको कैलकुलेट कर लो पहले। तो ये जो फ्लक्स होगा, पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा मी नॉट एन आई। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से एरिया के परपेंडिकुलर ही है यहाँ पर, बी और ए जो है, और एरिया के परपेंडिकुलर बोलने का मतलब है कि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, और यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो बी और ए एरिया वेक्टर जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में ही है, या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो या पाई एंगल बनेगा। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ यहाँ पे। तो मे नॉट एन आई और पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया। और क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आएगा, फिर यहाँ पे टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स जो भी है 5 दिस इज इक्वल टू, तो एक से तो इतना है, उसको आप नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, तो मे नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ टर्न्स एन इन टू एल, तो दिस आंसर इज मे नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इन टू आई। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ सॉलिनॉइड। तो इसके बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड। तो टोरॉइड बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इफ ए सॉलिनॉइड इज बेंट इन ए सर्कुलर शेप एंड एंड्स आर ज्वाइंट वी गेट ए टोरॉइड। तो अगर आप सॉलिनॉइड को बेंड करके उसके एंड्स को जोड़ दो तो टोरॉइड मिल जाएगा, या फिर अगर ये पहले से आपके पास में इस तरीके का है उस पर आप वाइंडिंग कर दो तो उससे आपको टोरॉइड मिल जाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम होता है, उसको टोरॉइड बोलते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये जो लूप्स हैं एक के बाद एक जस्ट टच करते हुए रखे हुए हैं, और सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो उसके एक्सिस के अलोंग हो गया था। यहाँ पर भी एक तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो टर्न है इन सब की वजह से जो फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर अगले वाले की वजह से कुछ इस तरीके का आएगा, फिर अगले वाले की वजह से कुछ इस तरीके का आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सिस के अलोंग यहाँ पर चलता चला जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक्सिस जो है वो खुद ही टर्न लेते जा रही है। जो टर्न है, जो एक एक टर्न यहाँ पर है वो खुद ही यहाँ पर एक तरीके से एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये सर्किल के साथ साथ यहाँ पे घूमते चले जा रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप बोल सकते हो बाइसिमेट्री, कि इस तरीके से टर्न यहाँ पे लेता चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड विल गो लाइक दिस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे टर्न इस तरीके से यहाँ पे लेता चला जा रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा। इसमें डायग्राम आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से बनाओगे यहाँ पर, तो डायग्राम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें बना लिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ से करंट अगर एंटर कर रहा है तो यहाँ पर अगर करंट ऐसे बाहर आ रहा है तो फिर यहाँ से करंट अंदर जा रहा होगा, फिर यहाँ से ऊपर से बाहर आ रहा होगा और यहाँ से अंदर जा रहा होगा, फिर यहाँ से बाहर आ रहा होगा, फिर यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा होगा। कई बार 3D डायग्राम होते हैं तो डायग्राम को देख के पता नहीं चल पाता कि करंट कैसे होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से अगर बाहर आ रहा है तो यहाँ से अंदर जा रहा होगा, अगर इसका उल्टा है कि यहाँ से अगर बाहर आ रहा है तो फिर ये यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो जैसे हमने सॉलिनॉइड में एक डायग्राम बनाया था, कुछ उसी तरीके का डायग्राम हम यहाँ पर भी इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का इसमें एक ऐसा देख सकते हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बस दिखा रखा है कि अगर यहाँ पर अंदर की तरफ अगर यहाँ पर ये इनवर्ड है, अगर अंदर की तरफ यहाँ पे करंट इसमें अगर इनवर्ड है तो यहाँ पर करंट ऐसे आउटवर्ड हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का करंट है, तो इस तरीके का अगर करंट है यहाँ पर इसमें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है मेरे को इसके अंदर। अब आप राइट हैंड थंब रूल से कर्ल करके यहाँ पर देख सकते हो, थंब कुछ वैसे ही पॉइंट करेगा यहाँ पे। तो लूप यहाँ पे क्या लिया जाए, तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लूप लिया जाए, उसी तरीके का लूप लिया जाए। तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और सर्कुलर लूप ले करके इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग सर्कुलर लूप, तो कुछ इस तरीके का मैं यहाँ पे सर्कुलर लूप लेने वाला हूँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस बीच वाले एरिया मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लूप ले लिया है। तो ये जो लूप यहाँ पर लिया गया इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पर सर्कुलेट कर जाता हूँ। तो दिस इज़ माय एम्पेरेंस लूप।
एम्पीरियन लूप। सर्कुलेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में यहाँ पे मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ इसके अंदर, और इसमें जो करंट है तो वो करंट यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ही करंट हो जाएगा, ये सारा का सारा करंट यहाँ पर इस लूप में से इनक्लोज हो रहा है। और सपोज़ यहाँ पर मैं ये जो सेंटर या एक्सेस जो भी है, इस एक्सेस से आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो आर डिस्टेंस पे आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही एम्पियर्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर अगेन बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बी नॉट आई इनक्लोज्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आप बी डॉट डी एल करोगे तो बी हर जगह पे आप उतना ही मान सकते हो सिमेट्री से, और बी और डी एल क्योंकि एक डायरेक्शन में तो हर जगह पे यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, तो बी इंटू 2πr बन जाएगा। यहाँ पे ये डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे टोटल 2πr हो जाएगा। आई इनक्लोज की जगह पे यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसके अंदर कि कैपिटल एन एक तरीके से टोटल टर्न्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सोलेनॉइड में स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे टोटल टर्न्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल एन, क्योंकि यहाँ पे जरूरत हमको टोटल की पड़ रही है क्योंकि सारे के सारे टर्न्स इसमें आ जा रहे हैं। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो एक एक करंट को आप यहाँ पे काउंट करते चले जाओ जितने भी यहाँ पे करंट्स हैं। तो टोटल करंट्स यहाँ पर एन होंगे और सब में आई करंट होगा। तो बी का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे बी इज इक्वल टू मी नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2πr। तो इस आंसर को आपको याद रखना है टोरॉइड के लिए। और इस आंसर में एक चीज़ ये भी आ रही है कि बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर टोरॉइड। क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज ये टोरॉइड है और टोरॉइड का जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन यहाँ बन रहा है, दिस क्रॉस सेक्शन इज सपोज रेक्टेंगुलर। सपोज एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अगर आप टोरॉइड को इस तरीके से कट कर करके देखोगे, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो एक कट कर करके अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। तो सपोज किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिया गया हमें, तो हम रेक्टेंगुलर मान के चल रहे हैं यहाँ पर इसमें। और आप देखोगे कि जो ये वाइंडिंग है, ये जो इस तरीके से वाइंडिंग वगैरह यहाँ पे इसमें दिखा रखी है, ये जो वाइंडिंग दिखा रखी है, वाइंडिंग दिखा रखी है, ये वाइंडिंग्स भी एक तरीके से किस तरीके का एरिया बना रही होंगी, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बना रही होंगी। तो हमें टोटल फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने सोलेनॉइड से किया था बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पे इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो वही कैपिटल एन यहाँ पे टोटल टर्न्स है, आई करंट हो गया, इनर रेडियस ए हो गया, आउटर रेडियस बी हो गया। इनर रेडियस का मतलब है कि ये जो सेंटर यहाँ कहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो ए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है वो इसमें फिर हो जाएगा बी। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। ऊपर से अगर मैं देखूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, तो ये कुछ ए हो जाएगा और यहाँ पर ये कुछ बी हो जाएगा इसमें। तो इनर और आउटर ये रेडियस हो गया इसमें। अब फ्लक्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करना पड़ेगा। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर लूप यहाँ पर ले लेता हूँ और उस लूप में पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ कि उस लूप में कितना होगा, क्योंकि सभी लूप का फिर वही हाल होगा। सिमेट्री की वजह से बोल सकता हूँ कि सभी लूप में बिल्कुल एक जैसा होगा। तो सपोज कोई एक लूप मैंने यहाँ पर ले लिया इसमें, तो एक रेक्टेंगुलर लूप मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इसमें, और ये सपोज इसकी एक्सिस है, इस टोरॉइड के सपोज यहाँ पे एक्सिस है या सेंटर इस पर लाई कर रहा है, और जो डिस्टेंसेस हमें ए और बी दिए गए ऑब्वियसली कि फिर वो इस एक्सिस जो यहाँ से उससे दिए गए होंगे रेडियस, वहीं से आप मेजर करोगे। तो इनर रेडियस यहाँ पर ए दी गई थी, यहाँ पर दिस वाज ए। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस यहाँ पर ए के बराबर है, और फिर उसके बाद जो आउटर रेडियस है वो आउटर रेडियस यहाँ पर ये बी के बराबर हो गया। तो इनको लिख लेते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये जो हाइट वगैरह है ये हाइट आपको ऐसे दिया हुआ है। अभी जस्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया उसका, और मैग्नेटिक फील्ड जो आया था यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर ये आया था, मी नॉट टोटल टर्न्स एन, अगर आई करंट तो आई डिवाइड बाई 2π, और ये आर डिस्टेंस एक तरीके से इस एक्सिस या सेंटर से डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि आर के साथ यहाँ पे वेरी कर रहा है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर के साथ वेरी करेगा। अगर आर के साथ वेरी करेगा तो फिर डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में हमें यहाँ पे करना कुछ इस तरीके कर पड़ेगा कि कुछ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से लेना पड़ेगा इसमें, उस एलिमेंट से पहले आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक ये एलिमेंट ले लिया, और एलिमेंट को आप फिर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, आर हो गया, और सपोज यहाँ पर डी आर हो गया, और इस एरिया में से कितना फ्लक्स गुजरेगा पहले आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो इस एरिया में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ दिस एरिया, तो करके देख लेते हैं इसको क्या आता है यहाँ पर ये।
तो फ्रॉम वन टर्न अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ फ्रॉम वन टर्न। d5 दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है मी नॉट, आर डिस्टेंस पे है तो मी नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया से मल्टीप्लाई करो तो हाइट h है और विड्थ dr लग रही है तो h इंटू dr। और इससे अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर लो आप इसको, और लिमिट्स फिर आप यहाँ पर पुट करो इसमें। तो लिमिट्स क्या पुट करोगे आप, तो पहले a और उसके बाद में फिर उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा b। तो a से लेकर के r जो है स्टार्ट होगा यहाँ से a से और b तक चला जाएगा, तो a से b ये लिमिट्स हो जाएगी। ये फ्लक्स आप कैलकुलेट कर लो, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा ये फ्लक्स। तो दिस फ्लक्स विल कम आउट एज, तो dr बाई r बन रहा है तो ln में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ln b बाई a हो जाएगा, तो मी नॉट NIH, तो मी नॉट NIH डिवाइड बाई 2π ln b बाई a, मी नॉट NIH डिवाइड बाई 2π ln b बाई a। ये तो हो गया फ्लक्स, और ये फ्लक्स एक सिंगल टर्न से है, और इस तरीके के हमारे पास में टोटल कैपिटल N टर्न्स हैं। तो टोटल फ्लक्स n से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो मी नॉट n स्क्वायर IH डिवाइड बाई 2π ln b बाई a। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं आगे, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेट। तो एक इनफाइनाइट थिन प्लेट जिसमें करंट मैंने दिखा रखा है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, इसके वजह से फील्ड हमें निकालना है। और जो पॉइंट है वो इस प्लेट के जस्ट सामने है, यहाँ कहीं पे, यानी कि इस डायग्राम में ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर आप दिखा सकते हो इसका एक तरीके से ये 2D टाइप का वर्जन हो गया, जिसमें हम इजीली बता सकते हैं इस तरीके से। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक इनफाइनाइट प्लेट या शीट के लिए एक पॉइंट लिया करते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है ये। तो इस प्लेट के ऊपर जस्ट यहाँ पे ये पॉइंट है, डिस्टेंस वगैरह हम अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर इसमें। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया कि करंट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें एंट्री ले रहा है। यहाँ पे ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, एक तरीके से ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जो है फ्लो हो रहा है, और ये इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पे प्लेट इन्फाइनाइट प्लेट है, थिन प्लेट है यहाँ पे, इसको कई बार शीट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे ये सीट है, या फिर यहाँ पर ये इस तरीके से थिन प्लेट। अगर करंट इस तरीके से इनवर्ड मूव कर रहा है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्रॉस दे करके, और अगर करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होता तो फिर आप यहाँ पर इसमें इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब मुझे यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया गया, और इस पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कुछ यहाँ पे d वगैरह है, सपोज ये डिस्टेंस d है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप जो पहले पढ़ा है एम्पियर्स लॉ से पहले, उसका भी यूज़ कर सकते हो, एम्पियर्स लॉ का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो पहले मैं इसको बिना एम्पियर्स लॉ के कर देता हूँ, एम्पियर्स लॉ के बिना ही कर देता हूँ। तो एम्पियर्स लॉ के बिना करने के लिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से देखो कि इसमें आपको ये दिया हुआ है कि करंट पर यूनिट विड्थ इज इक्वल टू के। तो एक बार के को देख लेते हैं, के का मतलब क्या होता है। तो इससे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसकी कुछ विड्थ ली, सपोज यहाँ पर ये विड्थ मान लीजिए कुछ एक्स विड्थ लिया आपने। तो इस पूरे एक्स विड्थ में ये जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है इनवर्ड यहाँ पर इस डायग्राम में, वो के एक्स हो जाएगा। तो एक्स विड्थ में कितना करंट होगा, के एक्स। यूनिट विड्थ में करंट है के, एक्स विड्थ में करंट हो जाएगा के एक्स। ये पूरा के एक्स करंट यहाँ से इधर अंदर की तरफ इसमें मूव कर रहा है। तो ये मतलब हुआ यहाँ पर इस डेंसिटी का जो दी गई इसके अंदर, दिस इज ऑब्वियसली एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर में यहाँ पर होनी चाहिए डेंसिटी। अब यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर है। तो बहुत सारे इनफाइनाइट वायर के कॉम्बिनेशन आप मान सकते हो इसको कि दिस ऑल आर इनफाइनाइट वायर्स। तो एक एक इनफाइनाइट वायर्स की वजह से क्या क्या यहाँ पे आता जाएगा, उसको आप वेक्टोरियली ऐड करते चले जाओ। और उसको करने का तरीका होगा फिर इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा यहाँ पर इसमें इसको। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट सपोज ले लेता हूँ, तो एलिमेंट फिर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिक कर सकते हो। यू कैन पिक सम एलिमेंट लाइक दिस। सपोज आप यहाँ पे गए और ये इतना पार्ट कट कर लिया, और ये डिस्टेंस सपोज यहाँ से आप इसको अज्यूम कर लो कि लेट्स से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, और ये आपने ले लिया डी एक्स। तो ये एक तरीके से एक इनफाइनाइट वायर हो गया जो इतना पोर्शन मैंने लिया है, और इसमें इनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो बस आप जैसे इनफाइनाइट वायर कैलकुलेट करते हो वैसे करो इसको। तो क्योंकि अंदर की तरफ करंट है तो क्लॉकवाइज टाइप का पैटर्न होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो दिखा दो। तो इसके वजह से जो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
का डायरेक्शन, तो ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर आप ऐसे दिखा दो, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट। आप ऐसा करो कि बिल्कुल वैसा का वैसा एलिमेंट आप इधर भी कंसिडर कर लो, तो बिल्कुल वैसा का वैसा अगर एलिमेंट आप इधर कंसिडर करते हो, हम डायरेक्शन देखने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई बार क्या करते थे, कुछ सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेकर के डायरेक्शन देखने की कोशिश किया करते थे, बिल्कुल वैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर मैं ये एलिमेंट लूँ तो इसके वजह से जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन आप देखो, जस्ट यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ से ये आर वेक्टर हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसका एरो तो उधर आ रहा है, इसका एरो कुछ ऐसे आ रहा है, तो जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट यहाँ पर कुछ आनी चाहिए। तो एक आइडिया मेरे को यहाँ पे लग जा रहा है कि अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे, तो इस एलिमेंट की वजह से कुछ ऐसे, मैं इसको वहाँ पर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसके भी कंपोनेंट्स कुछ ऐसे और ऐसे रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल राइट में कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते हुए दिख रहे हैं मेरे को इसमें। तो कंपोनेंट्स अगर मैं करूँ यहाँ पर इनके, तो कंपोनेंट्स विल बी लाइक दिस, दिस इज़ वन कंपोनेंट, दिस इज़ अनदर कंपोनेंट। कंपोनेंट्स करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम एंगल, तो हमें एंगल वगैरह कुछ लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो सपोज दिस एंगल विद डिफाइन एज थीटा, तो इस एंगल को आप थीटा डिफाइन कर लो 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो ये डी बी था, दिस विल बी डी बी कॉस थीटा। ऑब्वियसली कि उसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल वगैरह बनेंगे इसमें, तो ये डी बी कॉस थीटा हो जाएगा, इसके वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मेरे को जो इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन डी बी कॉस थीटा करना होगा। अगेन मैं 2 का फैक्टर वगैरह नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली डी बी कॉस थीटा लिख रहा हूँ इसको। तो डायरेक्टली डी बी कॉस थीटा लिख दिया यहाँ पे इसको और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब डी बी का एक्सप्रेशन वगैरह हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो डी बी का एक्सप्रेशन रखते हैं। तो एक इन्फाइनाइट वायर है ये, इस इन्फाइनाइट वायर से डिस्टेंस अगर आर है तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी बी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, तो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डी बी हियर। तो डी बी का एक्सप्रेशन बनेगा मी नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, आर की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मी नॉट आई पॉइंट 2 पाई आर, और फिर कॉस थीटा भी चाहिए होगा हमको। तो कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉस थीटा का एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा, अब जो करंट है, करंट की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो इतना ये जो पार्ट है इसके अंदर जो करंट होगा ये के डी एक्स के बराबर हो जाएगा, उसको भी हमको रखना पड़ेगा इसमें। तो बी नेट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा, डी बी और कॉस थीटा इन सब की वैल्यूज रख के आप रख दो। तो के डी एक्स, ये डी अलग रखना पड़ेगा, इस के डी एक्स में मिक्स हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट करो और x की लिमिट लगानी है, तो x की लिमिट लगानी है तो यहाँ पे x 0 एक तरीके से, तो इधर की तरफ जो है x वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा और इधर की तरफ x जो है वो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी आपको लिमिट लगानी पड़ेगी इसकी x की। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ट्वाइस कर दो, यानी कि यहाँ से एक तरीके से, क्योंकि इनफाइनाइट है तो जितना इधर की तरफ है उतना इधर की तरफ है, तो ट्वाइस 0 से इन्फाइनाइट भी कर सकते हो आप इसको। तो यू कैन ऑल्सो डू ट्वाइस 0 टू इन्फाइनाइट। तो मी नॉट के डी एक्स को मैंने अलग कर दिया यहाँ से, और ये 2 पाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बहुत इजी इंटीग्रेशन इसका, ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, मी नॉट के डी अपॉन पाई। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है 1 बाई डी tan इनवर्स x बाई डी, दिस इज द इंटीग्रेशन टोटल। ये पूरा इंटीग्रेशन हुआ लिमिट 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब आप रखोगे tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये जो d है और ये d इसको कैंसिल कर देगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पे देखते हैं। तो मी नॉट के अपॉन पाई, और अंदर से सिर्फ पाई बाई 2 आ पाएगा, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो b का आंसर मिलेगा मुझे वो मिलेगा मी नॉट के बाई 2। अब इस आंसर की खासियत यहाँ पर यह है कि हमने डिस्टेंस लिया था उस पॉइंट का, लेकिन ये डिस्टेंस आया नहीं कहीं पर भी इसमें। तो इसका मतलब है कि डी से इंडिपेंडेंट हो गया, डिस्टेंस से यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हो गया, और हमें ये आइडिया लग भी जाना चाहिए था क्योंकि ये इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये डिस्टेंस वगैरह का फैक्टर इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं आना चाहिए था। और डायरेक्शन वगैरह, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पॉइंट लेते हो तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा मी नॉट के बाई 2, यहाँ पर पॉइंट लेते हो तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा मी नॉट के बाई 2। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला एजेंट यहाँ पर ये भी लग रहा है। इसके अलावा जो सॉलिनॉइड है, सॉलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट करता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में जहाँ पर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है वहाँ पर सॉलिनॉइड का यूज़ किया जाता है।
और ये भी हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वैसे। ठीक उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर सिग्मा डेंसिटी होती थी किसी चार्ज शीट के ऊपर, तो उसके वैसे जो फील्ड आता था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। अब देखो कुछ हद तक उससे मिलता जुलता ही यहाँ पर लग रहा है ये, जैसे मी नॉट था, मी नॉट की जगह यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बाकी कुछ वैसा का वैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पर इसमें देख सकते हो। इसको अब यहाँ पर एम्पियर लॉ से कैसे किया जाएगा, तो लेट अस सी दैट। तो उसी को अब एम्पियर्स लॉ से कर रहे हैं। तो सपोज़ ये कोई पॉइंट है जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस मैंने कुछ डी वगैरह मान लीजिए ले लिया। तो अगर मैंने ये डिस्टेंस कुछ ले लिया डी, तो इस डी डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट है और मैं डिस्टेंस चेंज ना करूँ, डी डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ये लूँ, फिर ये पॉइंट लूँ, फिर ये पॉइंट लूँ, ये सभी पॉइंट जो हैं वो डी डिस्टेंस पे यानी कि पैरेलल टाइप के हो गए, पैरेलल लाइन पे ये पॉइंट हो गए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में मैं बोलूँगा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं इसको अगर ड्रॉ करके बताऊँ, सपोज़ मैंने एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इस पे हर एक पॉइंट जो है वो डी डिस्टेंस पे है। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है। दिस इज़ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है। तो इस इनफाइनाइट के लिए एक पॉइंट अगर मैं ये लेता हूँ और थोड़ा सा खिसका देता हूँ तो कोई उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। डिस्टेंस चेंज करूँगा तब हो सकता है कि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लूँ तब जाके डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी लाइन पे पॉइंट ले रहा हूँ तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है यहाँ पर, ये तो हो सकता है कि डिफरेंस, ये इनफाइनाइट होने की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे अगर मैं इस तरीके के पॉइंट्स देता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे पी लेता हूँ तो जितने भी पॉइंट्स होंगे सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। और अगर मैं डायरेक्शन डिसाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्योंकि इस तरीके के जो भी यहाँ पर होते हैं इसके वजह से जो फील्ड होता है अकेले इस तरीके के वायर की वजह से वो कुछ ऐसे होता है। और सिमेट्रिक डायरेक्शन आना चाहिए। तो सिमेट्रिक डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, इसी तरीके का डायरेक्शन आ सकता है जो कि सिमेट्रिक होगा। अगर मैं नीचे का पॉइंट लेता तब ये डायरेक्शन आता है, इस तरीके का डायरेक्शन सिमेट्रिक होता है। फिर तो मैं यहाँ पे एक लूप ले लेता हूँ और लूप कुछ ऐसा लूँगा हमेशा की तरह जहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हमारी हो पाएंगी यहाँ पे। तो सपोज़ एक लूप ले लेते हैं, इस लूप को मैं अलग से दिखाया तो यहाँ पर अब सपोज़ ये वो लूप है जिसको लिया जा रहा है कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। और मैं डिस्टेंस भी यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज डी डिस्टेंस, और यहाँ पर भी मैं डी डिस्टेंस ही अज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट पे फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन में होगा सिमेट्री मेंटेन करने की वजह से। अब इस लूप को कुछ नाम देके इस पर घूम जाते हैं। सपोज PQRS इस पर सर्कुलेट कर लेते हैं। तो PQRS और सर्कुलेशन का जो डायरेक्शन है वो भी मैं इसके अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जो आप यहाँ पर S से R तक जाओगे तो S से R तक जाने में ये सपोज लेंथ को मैं L ले लेता हूँ, यहाँ पर सपोज दिस लेंथ इज L। तो अगर आप S से R तक जाओगे तो ये हो जाएगा B × L। R से Q तक जाओगे तो परपेंडिकुलर वाली बात हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा B परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद में Q से P तक जाओगे तो अगेन वही B भी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है और हमने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल दिया है। यहाँ पे पहले हम S से R जा रहे थे, अब हम Q से P जा रहे हैं। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वापस से B × L हो जाएगा। ऊपर जाएंगे वापस से 0 हो जाएगा। मी नॉट कितना करंट इनक्लोज हो रहा है तो आप देखोगे कितने यहाँ पे विड्थ है इसकी, तो विड्थ है L और फिर आप K से मल्टीप्लाई कर दो तो K × L। तो मी नॉट I इनक्लोज्ड, सॉरी K × L इट सेल्फ ये खुद ही करंट हो जाएगा। तो 2BL दिस इज इक्वल टू मी नॉट KL। तो ये L यहाँ से कैंसिल हो गया और जो B का आंसर है वो आपको मिल जाएगा मी नॉट K/2। तो वही आंसर है जो हमने कैलकुलेट किया था। लेकिन आप देखो कि एम्पियर्स लॉ जो है जब अप्लाई हम कर पाते हैं उसको तो बहुत इजीली कैलकुलेशंस हमें करवा देता है, कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर यूनिफॉर्म तरीके का मिल रहा है, डायरेक्शन ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे 2 पैरेलल इनफाइनाइट मेटल शीट्स हैं, इसमें करंट जो डायरेक्शन दिखा है उसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है और दोनों में ही करंट पर यूनिट विड्थ जो है वो K एम्पियर पर मीटर है। वी हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस 3 पॉइंट्स एंड इन द सेकंड पार्ट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन वन द प्लेट्स। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। आप P1 पे देख सकते हो, जैसे मैं इनको अगर इनको नाम दे दूँ, सपोज कि लेट्स से दिस प्लेट इज़ 1 एंड सपोज दिस प्लेट इज़ 2। तो 1 और 2 की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखा देता हूँ और हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेंगे मी नॉट K/2 होगा, डिस्टेंस वगैरह से इंडिपेंडेंट होगा, बस डायरेक्शन देखते जाना है। तो फर्स्ट वाले की वजह से जो डायरेक्शन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, B1 B2 सब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएंगे।
और सेकंड वाले की वजह से जो डायरेक्शन बनेगी वो इधर बनेगी और नेट जीरो हो जाएगा सेकंड वाले पे। तो ऊपर वाले की वजह से क्योंकि जो लाइंस हैं वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए ऐसे नीचे की तरफ आ रही थी, इसलिए इधर डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसके वजह से जो डायरेक्शन बनेगा फर्स्ट वाले की वजह से इधर बनेगा और इसके वजह से भी डायरेक्शन इधर बन जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 3 वाले पॉइंट पे। तो 3 वाले पॉइंट पे ऊपर की लाइन घूमते हुए ऐसे नीचे इधर की तरफ आ जाएंगी, तो ये आपका B1 हो गया। लेकिन B2 का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो उससे जो नेट है फिर वो जीरो हो जाएगा। तो आउटसाइड जो रीजन्स है वहाँ पे जीरो हो गया और जो बीच वाला रीजन है बस वहीं पे नेट आएगा। B1 और B2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसमें μ0K/2। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 + B2 हो जाएगा एट P2। कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू μ0K। जो डायरेक्शन बनेगी डायग्राम के अकॉर्डिंग वो इस डायरेक्शन बनेगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन वन ऑफ द प्लेट्स। तो एक प्लेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे प्लेट के पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए करंट हमारे पास में है, तो हमको बस मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, तो उससे हम फोर्स निकाल पाएंगे। तो मैं पहले वाली प्लेट पे, ऊपर वाली प्लेट पे ये कैलकुलेशंस करने जा रहा हूँ। सपोज़ ऊपर वाली प्लेट को आप कुछ ऐसे दिखाओ यहाँ पर। तो ऊपर वाली प्लेट को यानी इसका जो पूरा 3 डायमेंशनल व्यू है मैं कुछ उस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर ऊपर वाली प्लेट है और ऊपर वाली प्लेट में पूरे में करंट फ्लो हो रहा है, मैं उसका कुछ पार्ट यहाँ पर ले रहा हूँ। सपोज़ मैंने इतना पार्ट लिया यहाँ पर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के जो लेंथ ये वाली है, विड्थ जो है वो dx है। सपोज़ यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पोर्शन लिया इसका, और सपोज़ ये जो लेंथ मैंने यहाँ पे ली है इसकी, ये लेंथ l के बराबर ले ली। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमने देखा है कि 2 की वजह से, इस 2 वाले प्लेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस प्लेट की वजह से ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट के अंदर? तो इन दिस डायरेक्शन अंदर की तरफ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट हो जाएगा यहाँ पे? ये K/dx। तो दिस इज करंट, और इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है B2 सेकेंड वाले प्लेट की वजह से। और ऑब्वियस है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो आप I/dl×B कर लो। तो ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट से B की तरफ आना पड़ेगा। जो आप इस तरीके से आओगे यहाँ पे तो थंब जो है अपवर्ड पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है दैट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये एलिमेंट के हर एक पॉइंट पे होगा, जैसे मैंने एक पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया है इसमें। तो ये फोर्स यहाँ पे लगेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है यहाँ पर ये। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उस छोटे से एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो लिख रहे हैं। तो I/dl×B, तो I की जगह पे तो क्या हो जाए? K/dx। ठीक है, तो I की जगह पे यहाँ पे हो जाए K/dx, और इसकी इस वायर की लेंथ एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी? L। मैग्नेटिक फील्ड B2 है। B2 कितना हो जाएगा? μ0K/2। आप नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेके चलोगे, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की वजह से लेके चलोगे। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसमें तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मुझे चाहिए कि फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तभी तो मैं यूनिट एरिया फोर्स निकाल पाऊंगा। ये तो पूरे एरिया पे फोर्स हो गया, जो L/dx ये पूरा एरिया है। ये जो एरिया है इसको अगर मैं dA बोलूँ तो ये जो dA है वो L/dx है। तो ये जो L/dx है dA हो गया। इस dA को नीचे ले आओ यहाँ पे। तो फोर्स इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो दिस इज D डिवाइडेड बाय दिस एरिया, dF/dA हो गया एक तरीके से। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा? μ0K²/2। इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लो। तो मैं इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, μ0K² डिवाइड बाई 2ε0। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे आ जाएगा। और बेसिकली ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है B²/2 μ0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 μ0। तो एक तरीके से ये जो dF/dA है दिस इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक प्रेशर। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आया था 12ε0 A², अगर याद हो आपको, तो 12ε0 A² आता था। कुछ उसी तरीके के एप्सिलॉन की जगह पे यहाँ पे 1/μ0 आ गया, E की जगह B आ रहा है और हाफ की जगह हाफ ही आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक प्रेशर है बेसिकली। तो आप ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया मैग्नेटिक प्रेशर का, इसको भी ध्यान में रख सकते हो। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखो कि फाइनली मैंने इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रखा है। B² डिवाइड बाई 2 μ0, दिस इज द मैग्नेटिक प्रेशर।
where B is the net magnetic field.